गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग होम रूल मूवमेंट देख लिया था इस समय में, जो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था। अ, और ये दो फेज में इसको स्टार्ट किया था। फर्स्ट जो होम रूल लाया था डेट वाज एनी बेसेंट, और जो बाल गंगाधर तिलक है ही जॉइन इट लेटर। और ये होम रूल मूवमेंट जो आयरिश में होम रूल मूवमेंट चल रहा था उससे उससे इंस्पायर्ड था ये पूरा इसका जो कंसेप्ट है। हालांकि होम रूल मूवमेंट पूरा इंडिया में अच्छे से इसका इम्पेक्ट नहीं ला पाया ये। देन वी सॉ गांधी जी कम्स इन द पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ इंडिया। तो 1915 में ये गांधी जी वापस आता है, और वापस आते ही एक साल तक वो पूरा देश में घूमता है। देन फर्स्ट जो सत्याग्रह करता है that is in Champaran. Champaran was the first place where he does his सत्याग्रह। और चंपारण में जो तीन खटिया सिस्टम है, तीन खटिया सिस्टम मतलब कुछ पार्ट में आपका खेती का कुछ पार्ट में आपको कंपलसरी इंडिगो उगाना पड़ता था। और वहाँ पे वो लोग को जो पिजेंट्स से उस अलग से टैक्स भी उस पर ले रहा था। तो इसी का ही ये उसको अपोज करता है एंड देयर इज सत्याग्रह। और यहाँ पे जो ये है दोनों पार्टी का साथ बीच में एक मिडिल वे निकाल के ये सक्सेसफुल रहता है ये स्ट्रगल। एंड सेकेंड स्ट्रगल is Ahmedabad। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये 1918 को ये होता है। जो चंपारण सत्याग्रह था वो सबसे पहले है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। व्हाट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह डन बाय गांधी जी। तो ये मल्टीपल्स एग्जाम में आए हैं। तो वो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। और ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये सेकेंड है, जस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पे जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है ये एक डिस्प्यूट रहता है बिटवीन, it was a dispute between cotton mill owner and workers का बीच में। तो यहाँ पे एक्चुअली जो बैकग्राउंड है इसको समझिए। तो इस समय में वर्ल्ड वॉर का वजह से इंडिया में जो दाम है कीमत बहुत बढ़ गया था। लाइक अभी है जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो बहुत बढ़ गया था। और यहाँ पे ये लोग का जो वेज है, वेज को थोड़ा बढ़ाने के लिए डिमांड कर रहा था वर्कर्स। और इन्फ्लेशन भी सिंस ज़्यादा था तो वर्कर ये डिमांड कर रहा था। वर्कर्स एक्चुअली वांटेड दैट देयर शुड बी इंक्रीज ऑफ 50% increase, or you could say rise of wages। और बैकग्राउंड में 1914 से क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा है। और वर्ल्ड वॉर में क्या है, ब्रिटेन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और जब वार होता है तो इन्फ्लेशन होता है, ये आजकल भी होता है। जैसे कि यूक्रेन का जो रशियन वार है वो उसका वजह से पूरा ग्लोबली एक इन्फ्लेशन है, ग्लोबल में पूरा इन्फ्लेशन फैला हुआ है। तो इससे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होता है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है।
हालांकि ये सभी को इन्फेक्ट कर रहा है। एनीवेज, तो यहाँ पे एक वर्कर होता है यहाँ पे, हर नेम वाज अनुसुया साराभाई। ही कंसोल्स गांधी कि आप आइए और ये वर्कर्स लोग का जो दोनों में जो ये चल रहा है, एक खींचातानी चल रहा है, उसको सुलझा दीजिए। तो ये अनुसुया साराभाई ये गांधी का साथ जाता है। एंड यहाँ पे एक मिडिल ग्राउंड निकालने को कोशिश करते हैं गांधी जी। ही आस्क्स द वर्कर्स कि वो लोग का डिमांड में 50% नहीं रख के वो लोग 30% इंक्रीज करने का डिमांड रखते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे एक बोनस भी ये लोग को मिल रहा था पहले में, जो पहले में एक बोनस भी मिल रहा था वर्कर्स लोग को, उसको भी छीन लिया जाता है एक्चुअली यहाँ पे, बोनस जो मिल रहा था। तो और गांधी जी ऑल्सो एडवाइज देम टू बी टू फॉलो द नॉन वायलेंट वे एंड, और अगर ये फॉलो करता है तो इसमें ये साथ देगा गांधी जी, तो ये वादा करता है। He advised the workers to follow non-violent ways and he himself undertook fast unto death, भूख हड़ताल कर देता है। एंड फाइनली दोनों का बीच में दोनों पार्टी मान ले लेता है। फाइनली बोथ द पार्टी एग्रीड ऑन द टर्म्स। तो ये था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। फिर से बोल रहेगा इस समय में क्या हो रहा था बैकग्राउंड में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलने का कारण इन्फ्लेशन था, और इन्फ्लेशन होने का वजह से सामान का दाम ज़्यादा बढ़ गया था। और यहाँ पे जो मिल ओनर्स लोग को पहले में एक प्लेग बोनस मिल रहा था, प्लेग बोनस वाज विथड्रॉन। तो ये विथड्रॉ होने का वजह से यहाँ पे जो मिल ओनर और वर्कर्स का बीच में वर्कर्स लोग एक्चुअली यहाँ पे प्रोटेस्ट कर देता है, और वो लोग डिमांड करता है कि देयर शुड बी ए 50% इंक्रीज इन देयर वेजेस। और इसी को लेते हुए अनुसुया साराभाई गांधी का साथ जाता है, और गांधी कम्स इन द फेवर ऑफ दिस वर्कर्स, और यहाँ पे नॉन वायलेंस और सत्याग्रह अप्लाई करने को बोलता है। और गांधी हिमसेल्फ अंडरटुक फर्स्ट until डेथ, और फाइनली बोथ पार्टीज एग्रीड ऑन द टर्म। तो ये था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। आफ्टर डेथ देयर इज खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह in the same year। तो ये एक जो खेड़ा प्रोविंस है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। यहाँ पे ड्रॉथ हो जाता है, ठीक है।
देयर वाज अ ड्रॉट इन 1918, और ये ड्रॉट का वजह से द क्रॉप्स फेल्ड इन खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. तो यहाँ पे एक लॉ था. लॉ डेट नेम ऑफ दैट लॉ वाज रेवेन्यू कोड. और ये अकॉर्डिंग टू दिस रेवेन्यू कोड, अगर यहाँ पे अगर प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन है आपका, अगर ये लेस देन 1/4 रहेगा, तो क्या है 1/4 रहेगा, जो भी नॉर्मल जितना भी आपका प्रोडक्शन होता है उससे 1/4 अगर कम है, तो वहाँ पे यहाँ पे लगान माफ़ कर देता. मतलब जो देना होता है एज ए टैक्स, जो लगान बोलता था, वो माफ़ हो जाता था. तो इस समय में ये था, यहाँ पे क्रॉप फेल हो गया था ड्यू टू ड्रॉट, सूखा पड़ने का कारण. और इससे जो ये पिजेंस इसमें अपना जो लगान है ये नहीं दे पा रहा था. और इसी का वजह से जो गवर्नमेंट लेकिन वो लोग से जो टैक्स है वो वसूलना चाहता था, गवर्नमेंट नहीं मान रहा था. और जो लोग नहीं दे पा रहा है टैक्स, उस लोग का प्रॉपर्टीज को सीज कर रहा था. द प्रॉपर्टीज वेयर government was seizing the properties of peasants who were not able to pay the tax. तो यहाँ पे फिर से गांधी जी आता है, और गांधी जी यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देने के लिए ये लोग को अपील करते हैं. ही आस्क्स दैट नो फार्मर शुड बी पेइंग एनी टैक्स. तो गांधी जी आस्क्स नॉट टू पे टैक्स. और यहाँ पे ये अप्लाई करता है. यहाँ पे यूनिटी हम लोग को देखने को मिलता है. जैसा कि अगर किसी का प्रॉपर्टी सीज हो गया, तो वो फैमिली जाके कोई रिलेटिव का घर में बैठेगा, ये दिखाई देता है उस समय में. एंड कोई अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई इंडियन दूसरा प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, तो हु सॉट टू बाय, जो खरीद रहा है उसको सब, मतलब जो पूरा सोसाइटी है उससे बातचीत नहीं करेगा. मतलब वो दे विल बी ऑस्ट्रिसाइज्ड बाय द प्रॉपर्टी. उसको बॉयकॉट कर देता था. वेयर ऑस्ट्रिसाइज्ड मीन्स वो लोग से बात नहीं करेगा, वो लोग से लेना देना नहीं रखेगा. तो ये एक सोसाइटी में वो लोग से ऐसा कर देता था. और फाइनली इट वाज आल्सो रिवोक्ड. और यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगाने का फाइनली यहाँ पे ऐसा डिसीजन आ जाता है. फाइनली सस्पेंड द टैक्स. जो गवर्नमेंट है फॉर द ईयर
well as increase जो इंक्रीज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो टैक्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया था उसको भी कम कर देता है एंड रिड्यूस द इंक्रीज टैक्स एंड ऑल्सो रिटर्न ऑल confiscated property. This was the 3 satyagrahas that was carried out by Gandhi ji. और फर्स्ट इज चंपारण, सेकेंड इज अहमदाबाद, थर्ड इज खेड़ा. तो यहाँ से 2 टाइप से क्वेश्चंस आ सकता है. फर्स्ट तो ये आ सकता है कि फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी कौन सा किया था, तो ये चंपारण हो जाएगा. और सेकेंड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये इसका क्रोनोलॉजी क्या है, तो चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, ये है क्रोनोलॉजी, ये याद रखना है. तो चंपारण में 3 खटिया सिस्टम हुआ था, उसको अपोज किया था. और सेकेंड में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में मिल ओनर वर्सेस वर्कर, और यहाँ पे जो इंक्रीज इन द पेमेंट, इंक्रीज इन द वेजेस, ये इसका डिमांड था. और थर्ड में जो क्रॉप फेल हो गया था, क्रॉप फेल होने का कारण से जो रेवेन्यू वो लोग देना था, जो टैक्स देना था, उसको नहीं दे पाया था. तो इसको अल्टीमेटली बाद में रिवोक कर देता है. तो ये दिस वेयर द 3 important सत्याग्रह carried on by गांधी जी. और नेक्स्ट इज रोलक एक्ट और रोलक सत्याग्रह. रोलक एक्ट का ऊपर, जो रोलक एक्ट आया था 1919 में, उसका ऊपर में रोलक सत्याग्रह किया था. मतलब इसको, ये जो एक्ट है, इसको हटाने के लिए कौन सा सत्याग्रह किया था, डेट वाज रोलक सत्याग्रह. तो ये एक्ट का जो ऑफिशियल नाम था, ऑफिशियली इट वाज नोन एज एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट. तो ये जो रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था, ये सिडनी रोलत का कमीशन का अंदर में था. रोलत कमीशन जो था उसका अंदर में था. और इसका ये जो एक्ट था, इसका हिसाब से मतलब कोई भी किसी भी आदमी को अगर सस्पिशन होता है कि वो गवर्नमेंट का खिलाफ कुछ काम करने जा रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का खिलाफ कुछ काम करने जा रहा है, कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी करने जा रहा है, तो उसको बिना वारंट का आप अरेस्ट कर सकता है. और यहाँ पे हेबियस कॉर्पस भी नहीं लगेगा. हेबियस कॉर्पस क्या था, टू हैव द बॉडी ऑफ, मीन्स आपको कोई अरेस्ट किया है, अरेस्ट अगर आपने किया है तो आपको उसको प्रेजेंट करना होता है एक मजिस्ट्रेट का सामने में विद इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो वो कोर्ट जो डिसाइड करेगा, वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उसका क्राइम उसने किया है कि नहीं किया है. उसके बाद वो उसको, अगर क्राइम नहीं किया है तो उसको वो रिलीज कर देता है. तो ये हम लोग पॉलिटी में देखा था हेबियस कॉर्पस क्या को बोलता है. तो यहाँ पे हेबियस कॉर्पस भी अप्लाई नहीं होगा. तो ये था एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट. It was passed on March 1919
and it was based on Rowlatt Commission, led by or headed by Sidney Rowlatt. और ये एक्ट का जो मेन प्रोविज़न क्या था, जो अभी आपको आपा लग रहा है, तो ये सेम टाइप का ही एक्ट है ये, जहाँ पे एक किसी भी जूरी का साथ में वो नहीं जा सकता है. दिस एक्ट allow the political activities to be tried without juries or imprisoned without trial. और इसमें कोई भी वजह से आपको अरेस्ट हो सकता था बिना वारंट का. देयर शुड बी not necessarily it was necessary that there should be a warrant, as well as you could be arrested if there is a suspicion that you are plotting against the British. तो यहाँ पे जो हेबियस कॉर्पस था, हेबियस कॉर्पस हम लोग का जो प्रोविज़न था उसको खारिज कर दिया था. और एज वेल एज देयर वाज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर प्रेस. तो यही एक्ट को लेके जो इसको प्रोटेस्ट किया था, डेट प्रोटेस्ट इज कॉल्ड रोलर सत्याग्रह. रोलर सत्याग्रह. और जो गांधी जी था, गांधी जी इस समय में पूरा नेशन वाइड में इसको प्रोटेस्ट करने के लिए इसको अनाउंस कर दिया था, कॉल फॉर ए मास प्रोटेस्ट. ऑल ओवर इंडिया. और यहाँ पे हम लोग को डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में हम लोग को प्रोटेस्ट देखने को मिलता है. यहाँ पे देयर वाज अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट, फास्टिंग, प्रेयर, और जो भी इंडियन वे में जितना प्रोटेस्ट करता है ऐसे टाइप से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा था इंडियंस लोग. तो और उसका बाद जो पंजाब का जो इलाका है, इसमें पंजाब का जो रीजन है, पंजाब रीजन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे देयर वाज सम इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस ऑल्सो.
इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस वाज सीन एट पंजाब। और पंजाब में यहाँ पे मार्शल लॉ लग जाता है, ठीक है। देयर वाज एन अनाउंसमेंट ऑफ मार्शल लॉ और दिस लेड टू द जलियांवाला बाग मसाकर। तो जलियांवाला बाग मसाकर में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मैसाकर एक्चुअली यहाँ पे ये लोग का जो जलियांवाला बाग मसाकर हुआ है वो हुआ है 13 अप्रैल 1919। एक्चुअली यहाँ पे दो लीडर था जो यहाँ का लोकल लीडर्स देवर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों अरेस्ट होता है और अरेस्ट होने के बाद यहाँ पे प्रोटेस्टर लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और 9 अप्रैल को ये दोनों अरेस्ट होते हैं। 9 अप्रैल को अरेस्ट होता है ये दोनों। दिस इज टू नेशनल लीडर। Their name was Saifuddin Kichlu और एन डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों अरेस्ट होने के बाद 10 अप्रैल को हम लोग यहाँ पे कुछ वायलेंस का इंस्टेंस दिखाई देता है। 10 अप्रैल यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स होता है ये रायट में दे किल सम ऑफ द इंग्लिशमैन, like 5 Englishmen were killed. As well as a lady. ये लेडी जो मिशनरी लेडी था namely Marcella Ossarud, और इसी को लेते हुए यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ था, was imposed। तो मार्शल लॉ लगने के बाद ये था कि वहाँ में इतना पर्सन एक साथ नहीं जा सकता है, इतना पर्सन एक साथ इकट्ठा नहीं बेच सकता है। तो ये सब प्रोविज़न था मार्शल लॉ लगने के बाद। लेकिन 13 अप्रैल को यहाँ पे बैसाखी का दिन होता है। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, जो बैसाखी है ये फेस्टिवल होता है, जो फेस्टिवल है सिख लोग का। और बैसाखी में बहुत सारा पब्लिक जो कि पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं है, जैसे कि बच्चा, बूढ़ा, बाकी लेडीज़ जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, ऐसा वाला आदमी लोग भी, ये लोग जो जलियांवाला बाग है यहाँ पे ऐसे गैदरिंग करता है। तो हालांकि कुछ कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल गैदरिंग्स भी होता है, लेकिन बैसाखी का दिन है तो सब लोग ऐसे घूमने भी निकलते हैं इस समय में। और यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो यहाँ पे एक जगह पे जो जलियांवाला बाग है यहाँ पे सब गैदरिंग हो था इसका ये समय में। और ये गैदरिंग में हर जगह से बंद था, वो एक ही एग्जिट एंड एंट्री का एक ही जगह था, पास एक ही जगह था। तो वहाँ पे पूरा सोल्जर्स को खड़ा करके यहाँ पे जो यहाँ पे कर्नल है
कर्नल रेजिनेल एडवर्ड हेरी डायर। यहाँ पे जो गैदरिंग है, यहाँ पे सीधा गोली चलाने का आदेश दे देता है। फायर का, और यहाँ पे जो पूरा फायरिंग में बहुत सारा लोग इंजर्ड हो जाता है। तो दिस वाज द जलियांवाला बाग मसाकर। तो हालांकि जो नंबर्स ब्रिटिशर्स द्वारा जो ऑफिशियल नंबर है वो कम बताया जाता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नंबर में इस समय में लोग मरा है ये बोलते हैं। यहाँ पे पूरा 20,000 का गैदरिंग था, तो वहाँ से बहुत सारा लोग इंजर्ड हो गया और मर गया। तो ये था पूरा जलियांवाला बाग मसाकर। एंड जो रेजिनेल एडवर्ड हेरी डायर था, ही गेव द फायरिंग ऑर्डर। पूरा एग्जिट में खड़ा करके ये पूरा यहाँ पे अंधाधुंध गोली चला देता है। और यहाँ पे कुआं था, वो कुआं पूरा लाश से भर गया था इस समय में, ऐसा बोला जाता है। तो इसका रिएक्शन में जो रविंद्रनाथ टैगोर है, ये अपना नाइटहुड वापस करता है। रविंद्रनाथ टैगोर, he returns his knighthood। और जो गांधी जी था, इंडिया आने से पहले साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी था, ये ब्रिटिश का फेवर में लड़ा था इस बोअर वॉर में। तो इसको एक टाइटल दिया था बाय द ब्रिटिशर्स। दैट टाइटल वाज केसरे हिंद। एंड ही ऑल्सो gave up that title। which was bestowed upon him in the Boer War। Boer War में he was bestowed with this award। तो आज का जो नया हिस्टोरियंस आ रहा है, ये बोलता है कि गांधी वाज बेसिकली एन एजेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। और ये ब्रिटिशर्स का जो ये है गवर्नमेंट है, इसका साथ मिलके पूरा इंडिया को आज़ाद होने नहीं दे रहा था। तो किसी का ये मानना है अभी। तो ये पूरा किलिंग्स का वजह से एक कमिटी बनाता है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये कमिटी का नाम था द हंटर कमिटी। हंटर कमिटी, ये हंटर कमिटी यहाँ पे किलिंग्स का पीछे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पे कौन क्या गलती था और क्या हुआ, ये सबको देखने के लिए हंटर कमिटी को बनाया था। सो लाइट चला गया, हम अपना फ़ोन से कनेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए आप लोग। मेरा आवाज आ रहा है? ओके। तो ये दिस हंटर कमिटी, इसका
दूसरा नाम इसी इट इज ऑल्सो नोन एज डिसऑर्डर इंक्वायरी कमिटी। और ये हंटर कमिटी भी कुछ लीगल एक्शन नहीं लेता है। ये ब्रिटिशर्स जो ये था जनरल डायर जो था, इसका खिलाफ कुछ लीगल एक्शन नहीं लेता है एंड उसको कमांड से हटा देता है बल्कि, लेकिन उसको कुछ सज़ा नहीं होता है। इसका ड्यूटी का जो उस समय में वो जो ऑर्डर दिया था उसके लिए उसको कुछ जेल वेल नहीं होता है। ही इज रिलीज respectfully in March 1920। he is उसका जो कमान था उसको वो ले जाता था, मतलब ले लिया था। एंड जो लीगल एक्शन है, नो लीगल एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट हिम। ही वाज रिलीव्ड of his command, but there was no legal action against him for his action in Punjab, or in that day when this whole massacre was happening on 13th of April 1999। और इसको और सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट और एक भी लेके आए। दे पास इंडेमनिटी एक्ट, इंडेमनिटी एक्ट का मेन मोटो ये था दैट इट विल प्रोटेक्ट इट्स ऑफिसर्स, और ऑफिसर्स जो भी अपना ये में मतलब ऑफिशियली जो भी वो काम करेगा उसका ऊपर में कुछ भी मुकदमा नहीं हो सकेगा। तो ये था इंडेमनिटी एक्ट। तो यहाँ पे पूरा फुल प्रोटेक्शन मिलता था ऑफिसर्स लोग को। Full protection to the officers was given according to this Indemnity Act. But later on, Udham Singh killed. This is another person, ठीक है। माइकल ओडवायर को वो मारता है। माइकल ओडवायर उस समय में ये था लेफ्टिनेंट गवर्नर था। दोनों का नाम एक जैसा होने के कारण ये जनरल को मारा है ऐसे समझता है, बट ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन। he was then the lieutenant or lieutenant governor। तो ये था पूरा ये जलियांवाला बाग मैसेकर का पूरा केस। नाउ नेक्स्ट इज खिलाफत मूवमेंट। देखिए खिलाफत मूवमेंट का जो मेन मोटिव क्या था,
ये मूवमेंट क्यों निकला है, तो ये भी इसका जो डायरेक्ट ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है। जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये दो दो ब्लॉक्स में था ये वर्ल्ड वॉर। जो एक में जो अगेंस्ट द ब्रिटिश था वो था जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और टर्की, ये सब एक अलग ब्लॉक में था। और दूसरा ब्लॉक में ये इटली और ये हो गया ब्रिटेन, ये लोग एक ब्लॉक में था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो टर्की है, टर्की का जो सुल्तान था, तो इट वाज कंसिडर्ड टू बी द खलीफा ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। खलीफा ये होता है जैसे क्रिश्चियंस में पोप होता है, क्रिश्चियंस में जैसा पोप होता है वैसे ही एक खलीफा होता है। वो लोग का जो पूरा गुरु होगा, जो पूरा धर्म का गुरु जो मुस्लिम का, ये टर्की का ये था। टर्की का सुल्तान को वो लोग स्पिरिचुअल गुरु मानता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, टर्की प्लस जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया, ये सब एलाई था और ये लोग हार जाता है। आपने देखा होगा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को बहुत जर्मनी का साथ में बहुत एक अत्याचार होता है। ये सोच के हिटलर यहाँ पे अपना प्रोपोगंडा बनाता है और राइज ऑफ हिटलर होता है। उसका जर्मनी डेवलप करता है अंदर हिटलर। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। तो ये यहाँ से पूरा सीरीज ऐसे ही चलता है। तो इवन दो हम वहाँ पे नहीं जाएगा, तो जस्ट यहाँ पे ये देखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये लोग अगेंस्ट द ब्रिटिश था। और ये जो टर्की है, टर्की में खलीफा था। खलीफा वाज द इज द लाइक ए पोप, फिगर ऑफ पोप इन क्रिश्चियन। ऐसा ही खलीफा जो मुस्लिम लोग के लिए एक स्पिरिचुअल लीडर होता है। इज ए स्पिरिचुअल लीडर। spiritual leader of all Muslims, and he was Sultan of Turkey. और ये जो खलीफा था, ये लोग वो वार हारने का बाद खलीफा को हटा दिया बाय द ब्रिटिश। British removed the Khalifa। और इसी का प्रोटेस्ट को लेके हुए पूरा जितना भी मुस्लिम वर्ल्ड था, मुस्लिम इनहेबिटेड एरियाज, रीजन्स, यहाँ पूरा दुनिया में ही इसका प्रोटेस्ट हुआ है। और ये प्रोटेस्ट इंडिया में भी हुआ है। और जो इंडिया में जो प्रोटेस्ट हुआ था, डेट वाज इट इज नोन एज खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट इसी का ही प्रोटेस्ट था। ठीक है। और इसका जो मेन लीडर था, इससे पहले हम लोग क्या देख रहा था, मुस्लिम लीग जो क्रिएट हुआ था, मुस्लिम लीग जो क्या करता था, ब्रिटिशर्स लोग का साथ देता था। बट हम लोग अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यहाँ पे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स आवाज आ रहा है। क्योंकि अगेंस्ट द मुस्लिम यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को देखता है कि मुस्लिम को अगेंस्ट मुस्लिम लोग जो ब्रिटिश का पॉलिसी है उसको खिलाफ में आवाज़ उठा रहा था। और द मेन लीडर्स वेर द अली ब्रदर्स,
अली ब्रदर्स का असली नाम है शौकत अली एंड मोहम्मद अली। शौकत अली एंड मोहम्मद अली। अब्दुल कलाम आज़ाद, नो अबुल कलाम आज़ाद, सॉरी, अब्दुल कलाम, हम वो प्रेसिडेंट का याद आ रहा है, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, एन हसन इमाम। यहाँ पे और एक चीज़ देखने के लिए ये है, जो यहाँ पे जो ये सब लीडर्स था, ये सब लीडर्स जो सब यूथ लोग था, ये यहाँ में जितना लीडर्स है, तो इससे ये पता चलता है कि जो पहले का जो थॉट्स रखता था लाइक मुस्लिम लीग, ये थॉट से ये लोग अलग था। ये लोग थोड़ा सबको एक साथ ही, जैसे कि हिंदू को और मुस्लिम को मतलब एक ही नेशन का, एक ही सिटीजन्स मानता था। हालांकि जो शुरू का मुस्लिम लीग था, वो लोग जो अलीगढ़ मूवमेंट बोलता है, अलीगढ़ मूवमेंट में क्या था, जो भी पढ़ा लिखा मुस्लिम लोग था उस समय में, मतलब थोड़ा राजा घराना का ये सब, वो लोग को अलीगढ़ स्कूल बोलते हैं। तो वो लोग थोड़ा इंटेलेक्चुअली था और वो लोग जस्ट मुस्लिम इंटरेस्ट के लिए ज़रा सोचता था। लेकिन अभी ये क्या है, ये लोग एक यूथ है और यहाँ पे ज़रा ये लोग एक कोऑपरेशन का ज़्यादा फीलिंग है ये लोग का अंदर। और ये जो ये लोग का अभी ब्रिटिश का खिलाफ जो ये आ रहा है, ब्रिटिश का खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है, उसको अभी पूरा जो कांग्रेस है प्लस जो गांधी जी है, इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का हिसाब में देखता है कि यही समय है जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ यूनाइट हो सकता है ये विषय को लेके। तो इसका बाद हम लोग का जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होता है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे इन 1919 यहाँ पे जो ब्रिटिश गुड्स है, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने का बात करता है। बॉयकॉट ब्रिटिश गुड। उसका बाद में यहाँ पे गांधी जी एंड द कांग्रेस सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ हिंदू एंड द मुस्लिम्स। तो जब यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अभी हम लोग नेक्स्ट में देखेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये भी जो खिलाफत मूवमेंट है, इसका डिमांड्स को भी साथ में लेके चलेगा बाय द कांग्रेस। तो इसका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये सितंबर 1920 को होता है इन ए स्पेशल कॉन्फ्रेंस और स्पेशल सेशन इन कलकत्ता। और यहाँ पे मेन चीज़ ये था, जो कांग्रेस है ये लोग नॉन कोऑपरेशन करेगा जब तक
जो जस्टिस है पंजाब में जो हुआ था इन द जलियांवाला बाग, इसका जब तक जस्टिस नहीं दे देगा, एज वेल एज जो खिलाफत मूवमेंट में ये लोग जो भी डिमांड रख रहे हैं टू रेस्टोर द खलीफा एट टर्की, जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे जारी रहेगा। तो ये रखा है बाय द कांग्रेस। देयर विल बी नॉन कोऑपरेशन, this INC said that there will be non-cooperation till the Punjab wrongs and Khilafat demands as well as Swaraj was restored, or not restored, it was never given. Swaraj was never given, so Swaraj was until it was established. तो इसको नॉन कोऑपरेशन को लेके बहुत सारा मूवमेंट होता है, लाइक बॉयकॉट हो गया, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हो गया, स्कूल्स एंड कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया, जो लॉयर्स है लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिसेस इन द कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव जो भी था काउंसिल से जो चुन के जाता था वो लोग भी अपना इस्तीफा दे दिया। सो all type of non-cooperation was followed in the national level, और यहाँ पे जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया था। जेल भरो आंदोलन मीन्स oppose the ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वहाँ पे जितना अरेस्ट हो सके अरेस्ट करवा लो अपने आप को। तो ये था, और डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन कोऑपरेशन लाइक बॉयकॉट हो गया, ये सब हम बोल दिया, एज वेल एज जो टाइटल्स देता था बाय द ब्रिटिशर्स लाइक राय बहादुर हो गया, जो भी देता था तो टाइटल्स लोग को भी वापस करना शुरू कर दिया। टाइटल्स राय बहादुर हो गया, सर हो गया, एंड ऑल द टाइटल्स, ये सब को भी रिटर्न करने रिनाउंस करने शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे ओवरऑल यही जानना है कि यहाँ पे पूरा नेशन वाइड में एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छिड़ गया था। एंड इन दिसंबर 1920 also Congress continued in Nagpur session. This non-cooperation was continued, ठीक है। Non-cooperation was endorsed और इसका लास्ट फेज में was in February 1, 1922, और इस समय में गांधी जी यहाँ पे अनाउंस करता है कि यहाँ पे पूरा सिविल डिसोबीडियंस कर देगा, मतलब जो भी गवर्नर मशीनरी है उसको मानेगा ही नहीं बिल्कुल। तो देयर विल बी टोटल सिविल डिसोबीडियंस। अगर यहाँ पे सम पॉइंट्स आर नॉट
नॉट फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गांधी जी threatened to launch civil disobedience if the demands are not fulfilled, और जो मेन डिमांड था that was to release political prisoner and remove the press control। जो भी अखबार था वो सबको पूरा कंट्रोल कर रहा था इस समय में जो सरकार, उसको हटाना है, तो ये मांग था। बट ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये इसका मोमेंटम चल ही रहा था ये इतना साल से, लाइक 2 साल हो गया, बट ये बाद में ख़त्म हो जाता है इन द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट इन 5th February 1922। तो चौरी चौरा इंसिडेंट में ये होता है, एक जो वॉलेंटियर्स जो प्रोटेस्ट कर रहा था, तो प्रोटेस्ट करते समय में यहाँ पे कुछ पुलिस लोग इसको या प्रोटेस्टर्स लोग को पीटता है, और पीटते समय में ये लोग फिर से गुस्सा होके यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन था, चौरी चौरा में जो पुलिस स्टेशन था, उसको आग लगा देता है, और इसमें 22 पुलिस पर्सन भी मर जाता है। ठीक है, तो इसी का बाद ये पूरा मूवमेंट को जो गांधी जी है इसको वापस ले लेता है, ये बोल के कि जो नॉन वायलेंट वे है इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है इंडिया का लोग, और जब तक ये नॉन वायलेंट वे में अगर नहीं जाएगा तो गवर्नमेंट तो इतना पावरफुल है, वो लोग तो ऐसे ऑपरेस कर देगा पूरा फोर्स लगा के, तो आर्म से तो मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं जीत पाएगा। ओनली वे इज द नॉन वायलेंट वे। तो यही इसी के लिए अभी ये नहीं है, लोग जो यहाँ का पब्लिक है वो अभी तक इसको एक्सेप्ट करने नहीं सक रहा है, तो इसीलिए इसको पूरा अभी स्क्रैप कर देगा ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ये बोल के यहाँ पे स्क्रैप कर देता है। तो ये इंसिडेंट था जब ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर्स were beaten up by police when they were campaigning against the sale of liquor जब इसका सेल का अगेंस्ट कर रहा था, तो दे आर बीटेन अप as well as high food price
and after this incident, the agitated crowd torched the police station. And 22 policemen were killed or burned to death, and this led to Gandhiji withdrew the non-cooperation movement. तो ये जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया तो कांग्रेस में दो ग्रुप बन गया. तो कांग्रेस एक ग्रुप का ये बोलना था कि जो अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना अच्छा से चल रहा है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए. तो ये एक आर्गुमेंट ये था. और दूसरा आर्गुमेंट ये था कि हम लोग को अभी नॉन कॉपरेशन ये सिस्टम हटा देना चाहिए और हम लोग गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको साथ देना चाहिए अभी. और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में घुस के जो पहले से जो मॉडरेट हुए था ऐसे ही मतलब अपना उसको कंटिन्यू करना चाहिए और असेंबली में बैठ के ही अपना इंडियंस लोग का फेवर में नया नया पॉलिसी जो भी लॉ आएगा वो अपना फेवर में धीरे धीरे करके ऐसे लाना चाहिए. तो देयर वेर टू ग्रुप्स among the Indian National Congress. इसको हम पूरा मिटा रहा है. इंडियन नेशनल कांग्रेस का दो ग्रुप बन गया. फर्स्ट ग्रुप वाज ऑफ द बिलीफ दैट जो चल के आ रहा है अभी तक जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए और वो लोग चेंज में बिलीव नहीं करते, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए. सो दे वर कॉल्ड नो चेंजर्स. और ये नो चेंजर्स में था सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, एम ए अंसारी. ये लोग को यही बोलना था कि चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे है वैसे चलना चाहिए. और दूसरा ग्रुप में था they were pro changers who wanted to change the way the Congress is now performing their acts. तो उसको चेंज करना चाहता था. they were also called Swarajis. They were called Swarajis because वो लोग बोलता था कि हम लोग स्वराज के लिए अभी फाइट करेगा लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटर करके राइट वे में करेगा. तो दे वेर सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू. और ये लोग का जो स्वराजिस्ट था ये लोग का क्या बोलना था that they will enter legislative assembly.
जो नॉन कोऑपरेशन करके पूरा बॉयकॉट कर दिया था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये लोग फिर से एंटर करके वहीं से अपना ये बनाना था, और वहीं से अपना जो इंडियंस का फेवर में जो भी लॉस ये सब लाना था, तो ये ऐसे लाएगा, तो ये मानना था ये लोगों का। तो ये लोग बाद में स्वराज पार्टी बना लेता है। स्वराज पार्टी इज फॉर्म। बिफोर दैट 1922 में गया सेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, डेट जो गया में होता है। और यहाँ पे ये दोनों सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू यहाँ पे रिजाइन कर देता है फ्रॉम कांग्रेस। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू resign from Congress and form Swaraj Party और जो स्वराज पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट वाज सी आर दास, ही वाज द प्रेसिडेंट, एंड मोतीलाल नेहरू वाज द सेक्रेटरी। और इसी को देखते हुए बाद में हम लोग क्या देखेगा, जो मदन मोहन मालवीय है वो भी अलग हो जाता है कांग्रेस से। वो अपना जो हिंदू इंटरेस्ट के लिए अलग हो जाएगा, और वो भी अपना पार्टी बाद में खोल लेगा। तो ये था। एंड इसका बाद लेट्स सी द बारदोली सत्याग्रह। इसको भी देखना जरूरी है। जो हिंदू इंटरेस्ट के लिए लेटर ऑन मदन मोहन मालवीय एंड लाला लाजपत राय, ये भी बाद में अलग हो जाता है कांग्रेस से, एंड दे फाउंडेड देयर ओन पार्टी। It was named Independent Congress Party in 1933, and later it was named Congress Nationalist Party. ठीक है। Now let's see the Bardoli Satyagraha.
बारदोली सत्याग्रह। इसका जो ये है मेन सत्याग्रह, जो इसका बहुत स्ट्रेस मतलब बहुत लंबा टाइम तक चलता है बाद में, लेकिन जो लेटर स्टेज है वो 1928 में हम लोग को दिखाई देता है, जब गांधी जी खुद आ जाता है बारदोली में। तो इससे पहले क्या था, जो बारदोली एक जगह है, बारदोली तालुक, बारदोली तालुक में 1925 में इट वाज इफेक्टेड बाय फेमिन। बारदोली जो कि गुजरात में है, इट वाज इफेक्टेड बाय फेमिन। इन 1925 यहाँ पे फेमिन आ गया था, और ब्रिटिशर्स लोग का एक ये था, एक पॉलिसी था कि आफ्टर सम सर्टेन पीरियड और सर्टेन इयर्स ये लोग इसका जो लैंड का टैक्स को हाइक करता था, लैंड का टैक्स को हाइक करता था। और उस समय में ये भी था, यहाँ पे बहुत इन्फ्लेशन भी चल रहा था, और ये फेमिन भी आ गया था। तो यहाँ पे फिर से लेकिन हाइक का समय आ गया था। तो जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे पूरा उसका जो हाइक किया हुआ था, डेट वाज अराउंड 30%, जो रेवेन्यू हाइक था। एंड इसको यहाँ का जनता है इसका खिलाफ फिर से इसको प्रोटेस्ट किया है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो पूरा लीड कर रहा था ये पूरा सत्याग्रह को, इट वाज लेड बाय वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल इज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार ड्यूरिंग दिस सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में ही जो वहाँ का औरत है, वहाँ का जो औरत पार्टी है, वो वल्लभ भाई पटेल से उसको देखते हुए उससे बहुत ये हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, एंड दे कन्फर्ट द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। तो इसी का बाद ही इसका जो नाम का आगे सरदार लगने शुरू हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बारदोली सत्याग्रह कौन सा सत्याग्रह का बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल लिया है। तो ये बारदोली सत्याग्रह था, और इसमें भी यही पहले आप लोग जो केस दिखा था, ऐसे ही जो ये तालुका का जो बारदोली तालुक था, यहाँ का लैंड को ब्रिटिशर्स यहाँ पे ज़बरदस्ती इसको लैंड को सीज एंड होल्ड करने का कोशिश करता था। तो अगर ये यहाँ पे ये सिस्टम था, ये जो वल्लभ भाई पटेल है, अब द गवर्नमेंट में ये एजेंट लगा के रखा हुआ था, स्पाइस लगा के रखा हुआ था, और वो लोग एजेंट लोग आज गवर्नमेंट यहाँ पे सीज करने आ रहा है बोलने से पूरा बस्ती जो खाली हो जाता था, और पूरा बस्ती खाली हो जाता है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स साइन करने नहीं सकता है, तो फिर से चला जाएगा, तो फिर से कभी ऐसा आएगा फिर से वो खाली कर देगा। तो ऐसा हो के यहाँ पे ये सत्याग्रह को किया था। एंड जो ज़मीन खरीदने आएगा तो वो लोग को फिर से ऑस्ट्रिसाइज किया जाएगा कि वो लोग को पूरा बस्ती वाला बात नहीं करेगा, वो लोग को कुछ लेना देना नहीं रखेगा। तो ऐसा होके भी
कोई वो ज़मीन वमीन खरीदने मन नहीं होता था वहाँ से। तो ऐसे होके लास्टली यहाँ पे जो सत्याग्रह है वो सक्सेसफुल होता है। और इन द लेटर पीरियड इन 1928 यहाँ पे गांधी जी भी आके प्रोटेस्ट करता है। एंड ये जो बारदोली बारदोली है यहाँ पे ये बोलता है कि जो पहले रेवेन्यू लगना था 30% का, तो इसको जो 30% का लगना था इसको अभी कर देता है टू 6% ऑफ रेवेन्यू हाइक। तो इसको मान लेता है दोनों पार्टी एंड दिस होल बारदोली सत्याग्रह इज कंसिडर्ड टू बी सक्सेसफुल। तो ये बारदोली सत्याग्रह में ये याद रखना है कि वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे सरदार का टाइटल फर्स्ट टाइम मिला था। थोड़ा सा एक टॉपिक देख लेगा, साइमन कमीशन को देख लेगा, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, ये हम वाईफाई में थोड़ा कनेक्ट कर लेगा। ओके, let's see the Simon Commission. साइमन कमीशन हम लोग का आता है इन 1927, लेकिन एक्चुअल जो डेट है, एक्चुअल डेट जो होना चाहिए था 2 years बैक, दैट इज 1929 में ये कमीशन जो आना चाहिए था। एक्चुअली क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है और इसको हम लोग दूसरा नाम से भी जानता है, लाइक इसका दूसरा नाम क्या था, मोनफोर्ट और मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। शायद मोंटागो चेम्सफोर्ड से भी जानता है एंड मोनफोर्ट से भी जानता है। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। और यहाँ पे ये प्रोविज़न था कि इसका ठीक 10 साल बाद, यहाँ का 10 साल बाद ये इंडिया में क्या क्या प्रोग्रेस लाना है, ये 10 साल का स्टडी करने के बाद यहाँ पे एक कमीशन लाएगा और वो कमीशन जो सजेस्ट करेगा कि इंडिया में अभी क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए, यहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आना चाहिए। तो ये 10 साल बाद आना था, बट 10 साल जो ब्रिटेन में जो इलेक्शन होना था, तो इसको थोड़ा लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग याद नहीं रख पाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में ये प्रोविज़न था कि एक कमीशन बनाया जाएगा। कमीशन वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर 10 years to study the progress of government
एंड सजेस्ट स्टेप्स। ये था 10 साल का बाद आना था। लेकिन क्या है, 1929 में इलेक्शन हो रहा था, यहाँ पे ब्रिटेन में इलेक्शन होना था। तो जो ब्रिटेन होता है वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टी होता है, एक कंजर्वेटिव पार्टी एंड एक लेबर पार्टी। तो आपने वो देखा होगा, क्या था वो शो का नाम, टॉमी शेल्बी वाला। तो वो टॉमी शेल्बी जो ये होता है लेबर पार्टी का होता है। तो यहाँ पे लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है ये जो ब्रिटेन का फेवर में ज़्यादा सोचता है, और जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी जो जो कॉलोनीज है, कॉलोनीज का जो वहाँ का आदमी लोग जैसे ये हो रहा है, वो लोग को मुश्किल फेस करना पड़ रहा है, तो उसमें ज़्यादा वो लोग फेवर करते हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी जो गवर्नमेंट में था, ये लोग ये डर रहा था कि हम लोग अगर इलेक्शन में हार जाएगा तो लेबर पार्टी आके यहाँ पे इंडियंस का फेवर में अलग से वो लोग रूल बना देगा, क्या क्या रूल पास कर देगा इन द फेवर ऑफ द इंडियंस। तो ये नहीं चाहता था बाय द कंजर्वेटिव पार्टी, और कंजर्वेटिव पार्टी अभी गवर्नमेंट में है। तो ये साइमन कमीशन जो 10 साल बाद आना था, 1929 को जो आना था, वो लोग क्या कर देते हैं, 2 इयर्स पहले 1927 को ही ये कमीशन को ला देते हैं। और ये कमीशन को ला देने से भी क्या था, ये पूरा कमीशन में देयर वर नो इंडियन इन दिस कमीशन, ऑल white members were representing this commission. तो और इसी को लेते हुए यहाँ पे एक पूरा प्रोटेस्ट होता है अगेंस्ट दिस कमीशन, और साइमन गो बैक इसका पूरा नारा लगता है, और इसका अगेंस्ट में लोग बात करते हैं। तो इसी को लेते हुए जब इतना प्रोटेस्ट हो रहा था यहाँ पे, और इसका जो मेन प्रोटेस्ट हम लोग को देखने मिलता है आफ्टर द कांग्रेस सेशन ऑफ मद्रास। ठीक है, इंडियन रेस्पॉन्स ये हम लोग को देखने मिलता है इन द मद्रास सेशन। को अभी पूरा समझ गया होगा। साइमन कमीशन 1927 में आया है, वो आना था 1929 को। 1929 में क्यों नहीं आया है, क्योंकि उस समय में इलेक्शन होना था, और कंजर्वेटिव पार्टी सोच रहा था कि लेबर गवर्नमेंट आ जाएगा। और लेबर गवर्नमेंट क्या था, वो लोग जो कॉलोनीज था वो लोग का फेवर में ज़्यादा सोचता था, वो लोग का पॉलिसीज ऐसा था। तो ये डर था कि कंजर्वेटिव पार्टी हार जाएगा, तो ये कमीशन को 2 साल पहले ही ला देता है। 1929 को जो आना था वो 1927 को आ जाता है। और जो रिएक्शन हम लोग को देखने मिलता है इन द मद्रास सेशन 1927 को, ये डिसाइड करता है कि इसका पूरा बॉयकॉट करेगा बाय द कांग्रेस। It was decided to boycott the commission। और क्यों बॉयकॉट करेगा, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया के लिए रूल बनाने जा रहा है, इंडिया का गवर्नेंस के लिए बात हो रहा है। लेकिन एक भी इंडियन
लीडर नहीं था यहाँ पे, एक भी इंडियन आदमी नहीं था, ऑल वेयर वाइट। तो ये कैसे एक फेयर रूल बना सकेगा इंडियंस के लिए। तो ये आर्गुमेंट था। और यहाँ पे पूरा ऑल इंडिया यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था। फिर से लाइट चला गया, थोड़ा सा रुकिए। जस्ट मिनट, आ रही है बोर्ड थोड़ा। आप लोगों का कल कुछ ये है क्या, प्रोग्राम है क्या? नहीं है सर। कल खत्म हो जाना था आप लोगों का हिस्ट्री। ये क्या हो गया? ओके, इसको देख लेते हैं एक बार। तो कांग्रेस यहाँ पे डिसाइड करता है कि ये कमीशन का पूरा उसको प्रोटेस्ट करेगा, बॉयकॉट करेगा। लाइकवाइज मुस्लिम लीग भी सामने आता है। Muslim League also decides to boycott this commission, and it was led by Muhammad Ali Jinnah. और लाहौर में लाला लाजपत राय यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, और इसका ऊपर में लाठी चार्ज करता है। और लाठी चार्ज करने का वजह से, इसको इंजरी का वजह से यहाँ पे इसका मौत हो जाता है, लाला लाजपत राय। ही सकम टू हिज इंजरी, और बाद में लेटर ही डाइड ड्यू टू हिज सस्टेन इंजरीज, और ये बाद में मर जाता है। तो जो भगत सिंह ने गोली चलाया था एक ऑफिसर के ऊपर, तो ये ऑफिसर उसमें जो इंचार्ज था, ये लाला लाजपत राय उस समय में था, तो उसी का ही बदला लिया ये था। तो हो जाएगा, अभी हम लोग इसमें फोकस करते हैं। तो इतना जब प्रोटेस्ट हो रहा था यहाँ पे, तो प्रोटेस्ट होते समय यहाँ पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जो बिल्केनहेड, था, लॉर्ड बिल्केनहेड। इसको क्लियर से लिख देते हैं। दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लॉर्ड बिल्केनहेड यहाँ पे ये कमेंट देता है कि इतना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, इंडियन लोग, लेकिन ये लोग ऐसा प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन ये लोग एक साथ कभी भी आपस में नहीं आ पाएगा, और एक कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बना के यहाँ पे खुद को रूल करेगा, ऐसा होगा ही नहीं। ब्रिटिशर्स लोग का जो जो अभी हम लोग पॉलिसी पास करके दे रहे हैं, उसी को ही मान लेना चाहिए। तो ये था इसका कमेंट, और कोई बहुत हद तक ये सही भी था,
तो हम लोग इससे इसका बाद से क्या देखेगा कि डिसएग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, पूरा डिसएग्रीमेंट, पूरा पार्टीशन तक यही चलेगा। तो हमको नहीं लगता ये बिरकेन हेड कुछ गलत बोल रहा था इस समय में। बिरकेन हेड यही बोला है दैट all the Indians are enable, there is an inability of Indian to formulate a concrete scheme। तो इसका ये कमेंट था। तो इसका ये के लिए इसको जवाब देते हुए हम लोग का जो मोतीलाल नेहरू है, ये एक नेहरू रिपोर्ट देता है। और नेहरू रिपोर्ट जो ये एक लाइक इट वाज एन आंसर टू बिरकेन हेड। नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट में लाइक ये एक कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, लेकिन एक ये था, एक वे था, एक रूल था ये कि जहाँ से इंडिया को कैसे हम लोग गवर्न कर सकता है बाय आवर सेल्फ। तो ये दिखाने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो बनाया था, इट वाज एन आंसर टू बिरकेन हेड। और ये नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाता है। इन February 1928 at लखनऊ। और इसका जो चेयरमैन था द चेयरमैन was मोतीलाल नेहरू। इसको भी याद रखना है, नेहरू रिपोर्ट का चेयरमैन कौन था, ये भी शायद आया है एग्जाम में। सेक्रेटरी was पंडित जवाहरलाल नेहरू। And this Nehru report was the you can say it was the first attempt by Indians to draft a constitutional framework for the country। और लाइक बिरकेन हेड जैसा बोला है ऐसे ही हो जाता है। जो मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स ये लोग को देखता है कि ये लोग को ज़्यादा फेवर नहीं कर रहा है, ये देखता है। और हिंदूस लोग ये देखता है कि मुस्लिम्स लोग को ज़्यादा फेवर कर रहा है। तो डिफरेंट कम्युनल एंगल निकलने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। ये नेहरू रिपोर्ट को लेके एक पार्टी नहीं मानता है, ये एक पार्टी ये नहीं मानता है। तो यहाँ पे पूरा डिसएग्रीमेंट होता है एंड वी सी ए कम्युनल रेस्पॉन्स। by the Muslims as well as the Hindus।
तो ये नेहरू रिपोर्ट इसको मानने से इनकार कर देता है बाय दिस टू ग्रुप। तो आज यहीं तक रखेगा, कल हम लोग आगे देखेगा इससे। तो हम ग्रुप में पूछेगा आप लोग को, आप लोग सब बताइएगा कि कल क्लास लेना है ना नहीं लेना है, ठीक है। कल हम लोग का ख़त्म हो जाएगा हिस्ट्री, उसका बाद से हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, ओके। तो जल्दी से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ये सेशन को एंड कर देगा। मेरा मोबाइल का ये भी ख़त्म हो गया डाटा। ओके, तो ठीक है, ग्रुप में पूछ लेगा। आप लोग सब बताइए कल क्या करना है। गुड नाइट एवरीवन।